दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों प्रीवियस ईयर्स पेपर्स रिवीजन श्रृंखला के अंतर्गत आज प्रस्तुत है यूजीसी नेट परीक्षा दिसंबर 2013 का राजनीति विज्ञान का प्रश्न पत्र। इसमें हम कुल 50 प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज का वीडियो जो है इसमें हम द्वितीय प्रश्न पत्र को हल करेंगे दिसंबर 2013 के। पहला प्रश्न राजनीति सिद्धांत और विचार से है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? कौन सा रिपब्लिक जो है प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है? ऑप्शन है आपके पोलीमार्कस, एडिमेंटस, प्रोटेगोरस और ग्लोकोन। तो दोस्तों सही उत्तर है प्रोटेगोरस। प्रोटेगोरस जो है राजनीति विज्ञान के विचारक हैं और वे प्लेटो के रिपब्लिक के प्रधान पात्र नहीं हैं। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तकें हैं, लेखक हैं और उनकी पुस्तकों से यहाँ पर मिलान कराना है। दोस्तों यहाँ पर ये जो पुस्तकें दी गई हैं आधुनिक जो है लेखकों की हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर पहले का जो है A.R. ब्लास्टर। A.R. ब्लास्टर की बुक का नाम है डेमोक्रेसी। C.B. मैकफर्सन की बुक का नाम है द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। इसके अलावा सी पैटमैन एक विचारक हैं, इनकी पुस्तक का नाम है पार्टिसिपेशन एंड डेमोक्रेटिक थियरी। और डी हेल्ड की बुक का नाम है मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप इनको अलग से नोट करके तैयार कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है मार्क्स के लेखों का अवरोही क्रम में सही अनुक्रम मिलाइए। कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो बुक्स है, और पावर्टी ऑफ फिलासफी, थीसिस ऑन फ्यूरबाख और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले पावर्टी ऑफ फिलासफी 1844 में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद थीसिस ऑन फ्यूरबाख जो 1845 में, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में प्रकाशित हुई। तो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक कथन है प्रत्येक व्यक्ति के पास न्याय पर संस्थापित अनुलंघनीयता होती है जो संपूर्ण समाज का कल्याण भी दबा नहीं सकता है। ये कथन किसका है? दोस्तों ये कथन है न्याय के प्रसिद्ध विचारक जॉन राल्स का। दोस्तों न्याय के दूसरे सिद्धांत के अंतर्गत राल्स ने अवसर की उचित समानता को न्याय की पहली शर्त माना है। यह शर्त पूरी हो जाने के बाद भेद मूलक सिद्धांत का प्रयोग होता है और इसमें सबसे पहले यह मानकर चलते हैं कि प्रारंभिक वस्तुओं का समान वितरण होना चाहिए। अगला प्रश्न है उपयोगितावाद का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है आपके बेंथम, जेम्स मिल, डेविड ह्यूम और प्रिस्टले। तो दोस्तों उपयोगितावाद का जो संस्थापक या प्रवर्तक था बेंथम था और उपयोगितावाद के संबंध में उसका प्रमुख कथन है अधिकतम संख्या का अधिकतम हित। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है आपके ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट, पीपुल्स वार और ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप। दोस्तों पीपुल्स वार जो है ये लेख माओ द्वारा नहीं लिखा गया है और अन्य 3 लेख जैसे ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोएलिशन गवर्नमेंट और ऑन पीपुल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप ये माओ के द्वारा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका क्यों गए थे? तो सही उत्तर है आपका गुजराती व्यापारी का केस लड़ने के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे। गांधी जी 1893 में एक मुकदमे की पैरवी के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहां वह 1 वर्ष के लिए गए थे लेकिन लगभग 22 वर्ष यानी 22 ईयर्स रहे थे। अगला प्रश्न है मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था, इसकी स्थापना किसने किया था? तो ऑप्शन है आपके जयप्रकाश नारायण, B.R. अम्बेडकर, M.N. राय और लेनिन। तो सही उत्तर है दोस्तों मानवेंद्र नाथ राय यानी M.N. राय। मैक्सिकन सोशलिस्ट वर्कर्स पार्टी जिसका बाद में नाम मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी कर दिया गया था M.N. राय द्वारा स्थापित किया गया था और M.N. राय ने 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना भी की थी। अगला प्रश्न देखते हैं लॉर्ड मिंटो के सर्वाधिक खतरनाक व्यक्ति के रूप में किसका वर्णन किया गया है?
लॉर्ड मिंटो ने खतरनाक व्यक्ति के रूप में किस जो है भारतीय का वर्णन किया है? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, गांधी जी और सरदार पटेल। तो इसमें लॉर्ड मिंटो ने अरविंद घोष को सबसे खतरनाक व्यक्तित्व के रूप में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है आपका, कथन है किसने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स के बारे में बात की थी? दोस्तों, किस विचारक ने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स यानी कृत्रिम दबाव समूहों के बारे में बात की थी? ऑप्शन है जॉन ब्लांडेल, अल्मांड, मारिस डुअर्जर और B.O. की। तो दोस्तों सही उत्तर है जॉन ब्लांडेल ने आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप के बारे में बात की थी। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो आइए देखते हैं सही उत्तर या सही कोड क्या हो सकता है। देखिए, कार्ल मार्क्स जो है प्रक्रिया के रूप में क्रांति जिसके जरिए संरचनात्मक असमानताओं को समाप्त किया जा सकता है। तो कार्ल मार्क्स ने क्रांति के माध्यम से सामाजिक असमानताओं को दूर करने की बात की। इसके बाद चार्ल्स जॉनसन, इन्होंने मूल्य समन्वित सामाजिक व्यवस्था मॉडल प्रतिपादित किया है। और देखिए, जो टेडगर ने समग्र मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और बैरिंगटन मूर ने कृषक वर्ग तथा संपत्ति स्वामित्वों के बीच पैतृकवादी संबंध की स्थिति का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित लेखकों में से किसने अभिजात वर्ग को 2 मोटे प्रकारों में व्यवस्थित या विभाजित किया है? संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग, अनौपचारिक रूप से संगठित और विसरित अभिजात वर्ग। ऑप्शन है आपके विल्फ्रेड पेरेटो, रॉबर्ट मिचेल्स, गाएटेनो मोस्का और कार्ल मैनहीम। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका कार्ल मैनहीम ने अभिजात वर्ग को 2 मोटे प्रकारों में विभाजित किया है, संगठित और निर्देशित करने वाले अभिजात वर्ग और अनौपचारिक रूप से संगठित तथा विसरित अभिजात वर्ग। अगला प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अनुसार राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत कौन से हैं? ऑप्शन है आपके, देखिए, वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, ये सही है आपका। वैयक्तिकता के साथ कर्तव्यों के साथ विलय, ये राजा के लिए उत्तम अभिशासन के सिद्धांत हैं। आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन व्यतीत करना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। इसके अलावा बुरे मंत्रियों के लेखकों के साथ प्रतिस्थापित करना, ये गलत है। तो राजा के अभिशासन के लिए कौटिल्य ने 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था: वैयक्तिकता का कर्तव्यों के साथ विलय, आचार संहिता के साथ अनुशासित जीवन और कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, तुलनात्मक राजनीति और राजनीतिक विश्लेषण से कथन और कारण से संबंधित है। कथन है आपका, व्यवहारवादियों के लिए अस्पष्ट होने के बजाय गलत होना बेहतर था। कारण है दोस्तों कि बजाय गैर प्रासंगिक रूप से यथार्थ होने के अस्पष्ट होना बेहतर था। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। और व्यवहारवादी एक व्यवस्थित अध्ययन के समर्थक हैं। अनुसंधान और सिद्धांत में ये घनिष्ठ संबंध बताते हैं। अगला प्रश्न है, A.F. आर्गेन्स्की के द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं का आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, अवस्थाएं हैं आदिम राष्ट्रीय एकीकरण, प्रचुरता, औद्योगिकरण और राष्ट्रीय कल्याण। इसमें जो क्रम हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा आदिम एकीकरण की राजनीति आती है, उसके बाद औद्योगिकरण, फिर राष्ट्रीय लोक कल्याण की राजनीति और उसके बाद प्रचुरता या समृद्धि की राजनीति आती है। अगला प्रश्न दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। सरकार के प्रकार और उनके मुख्य गुण। तो सरकार के प्रकार, सैनिक शासन प्रणाली जो है वो जबरदस्ती पर आधारित होता है। वंशगत शासन दोस्तों, वंशगत शासन आदर पर आधारित होता है। नकली लोकतंत्र, तो नकली लोकतंत्र का मुख्य गुण क्या है? नकली लोकतंत्र का मुख्य गुण है उदार लोकतंत्र के जैसे सावधिक चुनाव, परंतु सत्ता अल्पतंत्र के हाथों में रहती है। और उदार लोकतंत्र की विशेषता ये होती है कि सरकार की प्रक्रिया में विस्तृत स्वैच्छिक सहभागिता निहित होती है। तो ये सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए 2, 1, 3, 4। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधुनिक समाज में सामाजिकरण की प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपके विशिष्ट, सार्वभौम, यंत्रीय और आरोपणीय।
तो सही उत्तर है दोस्तों विशिष्ट, सार्वभौम और यंत्रीय या सहायक। तो ये सही है। आधुनिक समाज में जो सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है ये विशिष्ट होती है, ये सार्वभौम होती है और ये यंत्रीय या सहायक के रूप में होती है। और आप जानते हैं सोशलाइजेशन या सामाजिकरण तब प्रारंभ होता है जब कोई बच्चा पर्यावरण में प्रवेश करता है और अनेक परिस्थितियों के संपर्क में आता है और उनके माध्यम से वो ज्ञान प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार कौन सी नहीं है? तो सही उत्तर है आपका संसदीय रूप की सरकार सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार नहीं है, जबकि सैनिक सरकार, फांसीवादी सरकार और साम्यवादी सरकार ये सब सर्वसत्तात्मक रूप की सरकार हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पार्टियों को दो मुख्य वर्गों टर्नओवर और हेजीमोनिक और वैचारिक तथा व्यवहारिक में निम्नलिखित में से किसने विभाजित किया है? तो दोस्तों पार्टियों को जो है वो टर्नओवर एवं हेजीमोनिक और वैचारिक तथा व्यवहारिक के रूप में वायरन, मीनर और ला पैलम्बोरा ने विभाजित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए, ए प्रोजेक्ट टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स, ये आर यंग द्वारा लिखी गई पुस्तक है। डायनेमिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन C.E. ब्लैक द्वारा है। इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स आर रोज द्वारा और स्टडीज इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट J.S. कोलमैन की पुस्तक है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है दोस्तों फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही उत्तर है रशीदुद्दीन खान। रशीदुद्दीन खान दोस्तों फेडरल इंडिया ए डिजाइन फॉर चेंज नामक पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न है सब अल्टर्न यानी उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान निम्नलिखित में से किसका है? ऑप्शन है आपके रामचंद्र गुहा, रंजीत गुहा, रजनी कोठारी और जेम्स मेनर। तो सही उत्तर है सब अल्टर्न यानी उपाश्रित अध्ययनों के क्षेत्र में पथ प्रदर्शक नुमा योगदान रंजीत गुहा ने दिया था। अगला प्रश्न है शासन की प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व क्या हैं? शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व क्या हैं? तो दोस्तों शासन प्रणाली की व्याख्या करने वाले 4 तत्व सिद्धांत, मानक, नियम और निर्णयन कार्यविधियां होती हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए भारतीय शासन और राजनीति से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न कथन और कारण से है। तो देखिए कथन है धर्मनिरपेक्षता का अनिवार्य अर्थ जो होता है यह नहीं है कि लोग धर्म विरोधी बन गए हैं या सार्वजनिक क्षेत्र और वैयक्तिक विश्वास के क्षेत्र दोनों से ही धर्म गायब हो गया है। तो ये आपका सही है। इसके अलावा जो आर है कारण दे रहे हैं धर्म मात्र एक नहीं है और अनिवार्य तौर पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण तरीका नहीं है जिस तरीके से लोग अपने को और अपने संबंधों को समझते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है 1980 का दशक जो भारत की राजनीति में बृहद उथल पुथल का काल था। इसमें बहुत सी नौ राजनीतिक पार्टियां प्रकट हुई थीं। ये सही है। और कारण है कि राष्ट्रीय पार्टियां उपांतीकृत हो गईं अथवा बहुत से राज्यों में राजकीय पार्टियों की आश्रित बन गईं। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करना है। नेहरू समिति की रिपोर्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा। तो देखिए सबसे पहले नेहरू समिति की रिपोर्ट ये आ जाएगा 1928 में थी। पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा जो थी आपकी ये 1929 में मध्य रात्रि को रावी नदी के तट पर किया गया था। इसके बाद 1930 में नागरिक अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन सबसे बाद में जो है ये 1942 में चलाया गया था। तो 1432 ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में कहा कि संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था? तो दोस्तों शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संशोधन का या संविधान में संशोधन का अधिकार संसद का है और यह अधिकार असीमित था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनी विधानमंडल नहीं है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और केरल। तो केरल में आपका एक सदनी विधानमंडल है न कि द्विसदनी।
अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर के निम्नलिखित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का सही कालानुक्रम बताइए। तो सही कालानुक्रम है, सबसे पहले शेख अब्दुल्ला, फिर बख्शी गुलाम मोहम्मद, फिर शमसुद्दीन जी.एम. सादिक। तो ये सही क्रम है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्रियों का सही कालानुक्रमिक क्रम है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। यहाँ पर कुछ षड्यंत्र या वाद हैं और दंडित क्रांतिकारी हैं। नासिकवाद 1909-10 में था। इसमें जो दंडित क्रांतिकारी रहे ये बी.डी. सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर रहे। बनारसवाद 1916 का जो था, इसमें जो क्रांतिकारी रहे सचिंद्रनाथ सान्याल थे। काकोरीवाद आप जानते हैं 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, और लाहौरवाद में मुख्य क्रांतिकारी या जो दंडित क्रांतिकारी थे ये भगत सिंह थे। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन है आपके, जब संसद का एक सदन विधेयक पारित कर देता है तो दूसरे सदन द्वारा उसे अस्वीकार करना, विधेयक में किए जाने वाले संशोधनों को लेकर दोनों सदन अंततः असहमत हैं, और देखिए दूसरे सदन द्वारा बिल प्राप्त करने की तिथि से 6 माह से ज़्यादा बीत गए हैं और बिल पारित नहीं हुआ है, और राष्ट्रपति ने बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसी विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में संविधान द्वारा संयुक्त बैठक की व्यवस्था की गई है, और ऊपर के जो 3 कारण थे वो उसमें व्यवस्थित हैं, लेकिन डी जो है राष्ट्रपति जो है वो बिल पर सहमति देने से इनकार कर दिया है। ये जो होता है ये आपका संयुक्त बैठक बुलाने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अगला प्रश्न है, केंद्र राज्य राजकोषीय संबंधों में वित्त आयोग की भूमिका को किसने दुर्बल बना दिया है। तो राज्य सरकारों द्वारा, जोनल परिषद द्वारा, योजना आयोग द्वारा और निर्वाचन आयोग द्वारा। तो दोस्तों केंद्र राज्य संबंधों में योजना आयोग द्वारा जो है वित्त आयोग की भूमिका को दुर्बल बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, सामान्यवादी तथा विशिष्ट के बीच संबंध प्रवर तथा अवर का संबंध होता है। दोस्तों ये गलत है। इसके अलावा लोकनीति को बनाने और क्रियान्वयन में विशिष्ट को सामान्य की सहायता करनी पड़ती है, तो ये सही है। तो ए गलत है और सही है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का हाईटेक नेवल बेस प्रोजेक्ट वर्षा कहाँ स्थित है। तो दोस्तों भारत का हाईटेक नेवल बेस या नौसेना का बेस प्रोजेक्ट वर्षा जो है वो रामबिल्ली आंध्र प्रदेश में स्थित है। लोक प्रशासन से संबंधित देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। तो सही उत्तर है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने इस दावे पर प्रश्न उठाया है कि लोक प्रशासन विज्ञान है। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन के संस्थापक जनक F.W. टेलर ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है जिसे इसकी वैज्ञानिक पद्धति समझा जाता है। सावधानीपूर्ण अवलोकन, प्रबंधकीय तकनीक, सामान्यीकरण, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो उपर्युक्त सभी फिर F.W. टेलर के सिद्धांतों में जो है वो सम्मिलित हैं। अगला प्रश्न है, लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक कौन नहीं हैं। ऑप्शन है साइमन, स्मिथबर्ग, गुलिक और हेनरी फेयोल। तो दोस्तों हेनरी फेयोल जो हैं वो लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण के समर्थक नहीं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। तो यहाँ पे देखिए लाइन एजेंसी जो है लक्ष्य प्राप्ति में सीधे योगदान देते हुए कार्य करने का कार्य करती है। इसके अलावा जनरल स्टाफ जो है वो वैयक्तिक प्रशासन का संचालन करता है। विशिष्ट स्टाफ जो होता है वो डेटा संकलन और उसका विश्लेषण करता है, और वैयक्तिक स्टाफ लाइन अधिकारियों के मित्र परियुक्तियों की डायरी रखता है। तो ये आपका सही मिलान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में लोक सेवा जॉब या नौकरी के लिए किस वर्ग के लिए पदोन्नति में योग्यता सहप्रवर्ता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। तो वर्ग 1, वर्ग 2। दोस्तों वर्ग 1 और 2 दोनों में भारत में लोक सेवा के संबंध में पदोन्नति में योग्यता और प्रवर्ता के सिद्धांत को अपनाया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित है। कथन है आपका कि पद स्थिति वर्गीकरण आधुनिक कार्मिक प्रशासन की नींव है, तो ये सही है। और कारण है कि पद वर्गीकरण सिविल सेवाओं में औचित्य स्थापन करने देता है। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है।
अगला प्रश्न है कथन कारण से ही। कथन है लोक प्रशासन में सामान्य तौर पर लाभ का प्रयोजन अनुपस्थित होता है, सही है। और सरकारी गतिविधियां केवल लाभ को अधिकतम करने के लिए नहीं होती हैं परंतु समाज के कल्याण को करने के लिए होती हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं। आप जानते हैं कि लोक प्रशासन में केवल लाभ का तत्व नहीं बल्कि समाज कल्याण का तत्व भी शामिल होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। पराश्रितता या आश्रितता की अवधारणा 1960 के दशक में किससे विकसित हुई थी? यूरोप, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। तो दोस्तों पराश्रितता का सिद्धांत की उत्पत्ति जो है 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग के निर्देशक राउल प्रविस और उनके सहयोगियों के तत्वाधान में हुई थी। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है कि उत्तर सोवियत काल में आणविक सशस्त्र राज्यों में संभावित रूप से सैनिकों द्वारा चालित या कमजोर नागरिक सरकारें हो सकती हैं, सही है। उनके पास नागरिक नियंत्रण का सकारात्मक विरोधी क्रियाविधियों का अभाव होगा। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं एटम्स फॉर पीस यानी शांति के लिए अणु, ये निशस्त्रीकरण योजना विश्व के किस नेता ने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों 1953 में राष्ट्रपति आइजनहावर ने शांति योजना के लिए अणु में यह प्रस्ताव रखा कि विश्व मंडलीय सामग्री का अंतर्राष्ट्रीय कोष स्थापित किया जाए और उसका प्रयोग शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। देखिए चिंतक और अवधारणा। तो विलियम कोहेन की जो अवधारणा है वो है सैनिक कार्यकलापों में क्रांति। मार्टिन शॉ का जो है वो है युद्धों का अपह्रास। रेमंड आरो, दोस्तों रेमंड आरो एक बहुत महत्वपूर्ण विचारक हैं। इनका है कि अतिशयोक्तिपरक युद्ध। और मेरी काल्डार जो हैं वो नवीन या न्यू वार से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी GEF किसने सृजित की है? विशेष रूप से विकासशील देशों में पर्यावरण संबंधी परियोजनाओं को निधियन करने के लिए। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका विश्व बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय क्रियाविधि के रूप में ग्लोबल एनवायरनमेंटल फैसिलिटी का स्थापना किया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संधियों को सही अवरोही क्रम में स्थापित कीजिए। यूएन का चार्टर, वेस्टफेलिया की संधि, यूट्रेक्ट की संधि और पेरिस की संधि। तो देखिए सबसे पहले वेस्टफेलिया की संधि 1648 में हुई थी, यूट्रेक्ट की संधि 1713 में, पेरिस की संधि 1783 और यूएन का चार्टर 1945 में बना था। अगला प्रश्न है महिलाओं के आंदोलन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण घटनाओं को सही आरोही क्रम में कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। पहला है मैक्सिको सिटी यूएन कॉन्फ्रेंस, दूसरा कोपेनहेगन यूएन कॉन्फ्रेंस, बीजिंग और नैरोबी। तो सबसे पहले मैक्सिको सिटी में यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद कोपेनहेगन में एक समझौता हुआ, फिर बीजिंग में और उसके बाद नैरोबी में। ये महिला आंदोलन के महत्वपूर्ण घटनाओं का सही आरोही क्रम है। अगला प्रश्न है भारत और नेपाल ने संशोधित दोहरा करारोधन प्रतिहार या डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट कब हस्ताक्षरित किया था? तो वर्ष 2011 में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से देश ASEAN+3 में समाविष्ट किए गए हैं? तो ASEAN+3 में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। ASEAN+3 का पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस +3 है। इस संघ में चीन, जापान और दक्षिण कोरिया हैं। इनका उद्देश्य ऊर्जा, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। UGC नेट परीक्षा दिसंबर 2013 का राजनीति विज्ञान का द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें आपने 50 प्रश्नों को सॉल्व किया और ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।